Please welcome the greatest of all time, Muhammad Ali. कैसे पार्किंसोनिज्म ने अपने टाइम के स्टार बॉक्सर मोहम्मद अली का कैरियर खत्म कर दिया। क्या होता है रशियन ड्राइवर्स और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। गाइस अपनी जगह को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। मैं हूं आशुतोष और इस एपिसोड का नाम है Winter came for house frame. His battle with Parkinson's disease. Mohammed appeared to have very typical Parkinson's disease. He never said, why me? सबसे पहले तो ये समझिए कि पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस डिजीज अलग अलग होते हैं। पार्किंसंस डिजीज पार्किंसोनिज्म का एक कॉज है और ऐसे ही पार्किंसोनिज्म के और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जो हम आगे समझेंगे। पहले ये जानते हैं कि कैसे इस बीमारी ने मोहम्मद अली का करियर तक खत्म कर दिया। आपको ये तो पता होगा कि इसमें इंसान बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि अगर उसको उठ के वॉशरूम तक जाना है तो यूजुअली पेशेंट्स वॉशरूम तक जाने से पहले ही कपड़े गंदे कर देते हैं और उनको डायपर तक पहनाना पड़ता है। पहले टेप डायपर पहनना बहुत मुश्किल था, पर अब मेरी लाइफ बदल गई है। पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई मसल प्रॉब्लम है या बोन प्रॉब्लम है? एक्चुअल में प्रॉब्लम ब्रेन में होती है। ये जो प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज होती है, इसमें डोपामिन का लेवल बहुत कम हो जाता है ब्रेन में और मिड ब्रेन का एक पार्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा डैमेज हो जाता है। प्लस प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज जेनेटिक होती है और ये 65 इयर्स के बाद ही एक्सप्रेस होती है किसी में भी। अब ये तो बात हो गई प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्किंसोनिज्म के और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। इनफैक्ट मोहम्मद अली को भी प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज नहीं थी, बल्कि किसी दूसरे कॉज की वजह से ही उनको भी पार्किंसोनिज्म से सफर करना पड़ा था। उनको हम सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म कैसे होता है। तो ये बीमारी के भी बहुत सारे कॉजेज हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट वन इज ड्रग्स। एज यू कैन सी ड्रग्स सबसे कॉमन कॉज है सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म का, लेकिन मोहम्मद अली को ड्रग्स की वजह से नहीं हुआ था सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। कॉमन ड्रग्स जो कॉज करते हैं सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म आर हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन एंड मेटोक्लोप्रामाइड। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारे ड्रग्स डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। He's going to have to undergo dialysis treatments 3 times a week. Dialysis? Is there any other way? Yes, there is. No. We'll do the dialysis. अब इसका क्या मतलब? डॉक्टर्स ही पेशेंट को सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म कॉज करा रहे हैं क्या? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेशेंट ने इन मेडिसिन में से कोई एक बार ले ली तो उसको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म हो ही जाएगा। एक्चुअली जब पेशेंट इनमें से कोई मेडिसिन अब्यूज करने लगते हैं, मतलब खुद से हैवी डोजेजेस लंबे टाइम तक लेते चले जाते हैं, तब उनको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म हो जाता है इन मेडिसिन की वजह से। White wakes me up, blue calms me down, orange keeps the demons from dancing all around. क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि लेट्स सपोज एक पेशेंट को एक इलनेस हुई, डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन कम टाइम के लिए कम डोजेज में दी और वो ठीक हो गया। सपोज नेक्स्ट टाइम उसको फिर से सेम इलनेस हुई, तो कई पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि बिना डॉक्टर को बताए खुद से सेम मेडिसिन लंबे टाइम तक लेते चले जाते हैं कि मैं इस मेडिसिन से ठीक रहता हूँ, मैं ये खाता रहूँगा, तब प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेटोक्लोप्रामाइड ले लो, ये वाली मेडिसिन डॉक्टर्स कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग में भी देते हैं। अब ये वाली मेडिसिन ज़्यादा खाने से पार्किंसोनिज्म भी हो जाता है। पेशेंट को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग दोबारा हो तो वो बिना डॉक्टर से सलाह लिए ही ये वाली मेडिसिन ज़्यादा खाते चले जाते हैं और तब जाके उनको पार्किंसोनिज्म हो सकता है। नाउ द सेकंड कॉज ऑफ सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म इज ट्रॉमा या फिर इंजरी टू द हेड और ब्रेन। आपको क्या लगता है मोहम्मद अली ने अपने कैरियर के दौरान कितनी बार सर पे पंचेस खाए होंगे? बहुत बार ऑब्वियसली। Ali once estimated he'd taken 29,000 punches to the head. इस वजह से उनका ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, वो डैमेज हो गया और उनको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स से सफर करना पड़ा। आपको याद होगा मैंने बताया था प्राइमरी पार्किंसोनिज्म में सबस्टेंशिया नाइग्रा डैमेज होता है, बट सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म में जैसा मैंने अभी बताया बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है और इसमें भी डोपामिन के लेवल्स लो हो जाते हैं। अब थर्ड कॉज जो कि है टॉक्सिन्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइसल्फाइड पॉइजनिंग,
एंड MPTP पॉइजनिंग, जो कि है इंसेक्टिसाइड्स जो यूज होते हैं फार्म्स वगैरह में। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि तब होती है जब इंसान जल्दी बिल्डिंग में फंस जाता है। आग की वजह से ऑक्सीजन के लेवल्स एकदम कम हो जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं और इंसान को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। अब होता ये है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में और कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस में हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है और इस वजह से टिश्यूज एकदम ऑक्सीजन से डिप्लीट होने लगते हैं। इन्हीं टिश्यूज में बेसल गैंग्लिया भी एक टिश्यू है, वो भी ऑक्सीजन से डिप्लीट हो जाता है और माल फंक्शन करता है और इस वजह से उसी वक्त पेशेंट सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म से सफर करता है और उसकी मूवमेंट्स एकदम स्लो हो जाती हैं, इतनी स्लो कि उसके बाद वो उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है फंस जाता है और खुली हवा में जा भी नहीं पाता है सांस लेने के लिए कि बाहर जाके सांस ले, और वहां पे दम घुटने से उसकी डेथ हो जाती है। शायद कुछ लोगों ने न्यूज़ सुनी भी होगी कि कश्मीर में ऐसा कई बार होता है, लोग आग लगाकर सोते हैं रूम में, मतलब चिमनी वगैरह या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, आग लगाकर सोते हैं, दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं और सुबह में उनकी डेड बॉडी मिलती है। मतलब दम घुटने से वो कैसे मर गए। कुछ डेड बॉडी है, उनको वो वहाँ गैस चल रहा था, तो मैं दरवाजा आवाज़ दे रहा था, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ा। ये बदकिस्मती है कि एक ही फैमिली के 5 अफराद इसमें जाम बहक हो गए। अगर दम घुट रहा था तो भाग नहीं सकते थे, तो एक्चुअली उस वक्त में ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस की वजह से उनको सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म होता है और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जागते भी हैं तो भी भाग नहीं पाते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं। गाइस, ये तो हो गए 3 कॉजेज सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म के, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि थोड़े अनकॉमन है, इसलिए वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानने होंगे वो भी तो कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग वीडियो आ जाएगी। चलो अब जान लेते हैं कि पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट्स रहती हैं इस डिजीज में। वैसे तो आपको पता ही है कि पेशेंट स्लो हो जाता है, हाथ कांपते हैं, लेकिन चलो थोड़ा प्रिसाइसली समझ लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट शो करता है। हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये बोल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इस कंडीशन में वोकल कॉर्ड्स में भी रिजिडिटी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एकाइनेटिक म्यूटिज्म। सेकंड, जैसा आपको दिख रहा है हाथ कांप रहे हैं, इसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हाथ ऐसे भी कर रहे हैं, जिसको शायद इंडियन लोग देखकर बोलेंगे कि बुढ़ा हवा में नोट गिन रहा है, बट एक्चुअल में मेडिकली भी इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं पिलर रोलिंग ट्रेमर। अच्छा, आप थोड़ा यहाँ वहाँ चलकर दिखाओ। अब जैसा आपको दिख रहा है पेशेंट बहुत स्लो हो जाता है और इसको बोलते हैं ब्राडीकाइनेसिया। ये 3 हो गए, रेस्टिंग ट्रेमर्स, एकाइनेटिक म्यूटिज्म एंड ब्राडीकाइनेसिया। इसके अलावा एक रिजिडिटी वाला कंपोनेंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा पेशेंट के ऐसे हाथ कांप रहे हैं, तो हाथ इस पोजीशन में कांप रहे हैं और अगर मैं कोशिश करूं अपने हाथ से जोर लगा के पेशेंट का ये हाथ नीचे ले जाने की, तो हाथ यूं ही नीचे भी नहीं जाएगा, हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन स्टिल ना ऐसे ऐसे अटकेगा, हर पॉइंट पे अटकेगा स्लोली स्लोली। मतलब यहाँ से देखिए ऐसे 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 अटक रहा है, इसको बोलते हैं रिजिडिटी कंपोनेंट, और ये भी देखा जाता है इस कंडीशन में। ये सब तो हो गए मेन फीचर्स जो इस कंडीशन में देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन फीचर्स भी हैं, लाइक डिप्रेशन, मास्क लाइक फेसेस एंड ब्राडीकाइनेसिया। डिप्रेशन क्यों? जाहिर सी बात है, अब अगर एक 70 ईयर्स का ओल्ड मैन रिटायर हुआ है, सोच रहा है कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, ट्रिप वगैरह पे जाऊंगा, लेकिन उसको पार्किंसोनिज्म हो जाता है, तो अब वॉशरूम भी वो जा नहीं पा रहा है, डायपर पहनना पड़ रहा है, तो डिप्रेशन तो होगा ही उसको। मास्क लाइक फेसेस मतलब फेस पे बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। ब्राडीकाइनेसिया मतलब कि सोचने की शक्ति और बोलने की स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा एक कॉमन कंप्लेंट जो अक्सर पार्किंसोनिज्म के पेशेंट की रहती है, वो ये है कि पेशेंट बोलता है कि सर वॉशरूम जाना होता है, लेकिन जब तक हम वॉशरूम पहुंच पाते हैं कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो डायपर पहनना पड़ता है। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि टिपिकल पार्किंसंस डिजीज 65 ईयर्स के बाद ही होती है और कॉमन 80 ईयर्स के बाद है। ठीक है सर, हम क्लिनिकल फीचर्स तो समझ गए, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि प्राइमरी पार्किंसोनिज्म है या सेकेंडरी? देखो, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि जिन सिम्टम्स से पेशेंट सफर कर रहा है वो पार्किंसोनिज्म का ही है या उसको और कोई डिजीज है। उसके लिए हम एक ट्रायड देखते हैं, रिजिडिटी, ब्राडीकाइनेसिया एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स। अगर इन 3 सिम्टम्स में से कोई 2 प्रेजेंट है
तो हम ये मान लेते हैं कि उसको पार्किंसोनिज्म है। अब कंफर्म करने के लिए कि पार्किंसोनिज्म प्राइमरी है या सेकेंडरी, हम करते हैं एमआरआई हेड। एमआरआई हेड से पता चल जाता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज है। और जैसा मैंने आपको बताया, प्राइमरी पार्किंसोनिज्म में डैमेज होता है सबस्टेंशिया निग्रा एंड सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म में डैमेज होता है बेसल गैंग्लिया। इनफैक्ट और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंसोनिज्म होते हैं जिसमें ब्रेन के अलग अलग एरियाज डैमेज होते हैं लाइक दीज, और वो भी एमआरआई हेड में आ जाते हैं। अब ये सब पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ पार्किंसोनिज्म में ट्रीटमेंट हम अलग अलग देते हैं। गाइज, अब आज की डेट में हर टाइप ऑफ पार्किंसोनिज्म के लिए हमारे पास एक न्यू ट्रीटमेंट मोडेलिटी प्रेजेंट है जिसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। और ये सर्जरी कितनी फैसिनेटिंग है ये जानने के लिए जरा आप ये वीडियो देखिए। यहाँ डॉक्टर जागते हुए पेशेंट की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर रहे हैं और पेशेंट साथ साथ गिटार बजा रहा है। एक्चुअली ये पेशेंट गिटारिस्ट था रॉक बैंड का, लेकिन इसको पार्किंसोनिज्म हुआ और इसके हाथ कांपने लगे और इस वजह से ये गिटार नहीं बजा पा रहा था। अब यहाँ डॉक्टर्स लाइव सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पेशेंट को बोला गया है कि तुम गिटार बजाओ, और जब डॉक्टर्स ब्रेन में सही इलेक्ट्रोड हिट करेंगे तो उसका हाथ अपने आप सही हो जाएगा और सही से गिटार बजाने लगेगा, मतलब इमीडिएट रिजल्ट। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर को ये बीमारी हुई थी और 90 इयर्स की एज में उन्होंने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाई। उसके बाद वो स्काई डाइविंग तक के लिए जा पाए थे, ऑब्वियसली पैराशूट के साथ। लेकिन अब हिसाब लगाइए, 90 ईयर ओल्ड पर्सन व्हील चेयर बाउंड इस सर्जरी के बाद स्काई डाइविंग कर पा रहा है, तो आप इस सर्जरी का स्कोप गेस कीजिए जरा। आपको ये सर्जरी और ये बीमारी ज्यादा क्लियर हो सके इसके लिए हमने सस्ते जॉर्ज बुश सीनियर का इंटरव्यू भी लिया है। तो गाइज, स्वागत कीजिए सस्ते जॉर्ज बुश सीनियर का। अरे, हमें तो लगा था सर्जरी करा के आप एकदम ठीक हो गए, लेकिन आप तो अभी भी धीमे हैं। तुम बेवकूफ है क्या? 90 साल के आदमी ने सर्जरी करा ली तो अब क्या उड़ने लगेगा? 90 साल, लेकिन चेहरे से तो 25 के लगते हो। कभी प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए जरा ये बताइए, सर्जरी करवाने से पहले आपकी क्या कंडीशन थी? बुरा हाल था। कभी डायपर पहने हो? वही पहनना पड़ता था हमें। ओह, वैसे हमने सुना कि सर्जरी करवा के आपकी कंडीशन काफी अच्छी है, आप स्काई डाइविंग करने गए थे। सर्जरी के बाद तो रशिया गए थे, वहां हम क्या क्या कर दिए, तुम स्काई डाइविंग का पूछ रहे थे? तो गाइस, देखा क्या स्कोप है सर्जरी का। ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक्स सस्ते जॉर्ज बुश जी। ठीक है गाइज, अब इलाज समझ लेते हैं क्योंकि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हमारा आखिरी रिजॉल्व होता है इस कंडीशन में। सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो इसके मोस्ट केसेस में देते हैं वो है लीवोडोपा। ये ब्रेन में जाकर डोपामिन का लेवल इंक्रीज करती है। अब क्या होता है कि जब पार्किंसोनिज्म स्टार्ट होता है तो ये इतना सीवियर नहीं होता, उस केस में सिर्फ लीवोडोपा अच्छा असर करती है, पर टाइम के साथ साथ पार्किंसोनिज्म की सीवियरिटी भी इंक्रीज करती चली जाती है और उस टाइम पे लीवोडोपा उतना अच्छा असर नहीं कर पाती है। तब हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा भी देते हैं। स्लोली लीवोडोपा और कार्बिडोपा भी असर करना बंद कर देते हैं क्योंकि डिजीज और सीवियर हो जाती है। तब हम लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ साथ एंटकैपॉन और सेलिगिलाइन भी देते हैं। देखो, मेडिसिन तो और भी होती हैं, लेकिन ये वाली सारी मेडिसिन मेन है इस कंडीशन में। अब ये सब तो हो गई प्राइमरी पार्किंसोनिज्म की मेडिसिन, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म भी होता है। उसमें कॉज पे डिपेंड करता है हम कौन सी मेडिसिन देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म है तब हम देते हैं बेंसेक्सोल, एंड इफ यंग पेशेंट में पार्किंसोनिज्म है विच इज रादर अनकॉमन तब हम देते हैं रोपिनिरोल एंड प्रामीपेक्सोल। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। और इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए तैयार किए बिहाइंड द सीन्स विच आर एक्चुअली फनी। बिहाइंड द सीन्स डांस है। यहाँ फोटोशूट चल रहा है। मेरी तो अच्छी आएगी इस वक्त। ब्लूपर्स